हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्सीजी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे बजट 2023 में जीएसटी को लेके, इन आईडीटी को लेके जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, इस वीडियो में आज हम वो कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ है सेक्शन नंबर 10 में, जो कि कॉम्पोजिशन डीलर स्कीम का सेक्शन है। सो अब तक कंपोजिशन डीलर्स को क्या होता था, कंपोजिशन डीलर्स को इंटरस्टेट सप्लाई करनी होती थी और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई नहीं कर सकते थे। कंपोजिशन डीलर्स आर नॉट अलाउड टू सप्लाई देयर गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, बट subsequent to the change, composition dealers can make supply of goods through e-commerce operators interstate supply। जो ये चेंज प्रपोज हुआ है, इसके बाद कंपोजिशन डीलर्स को एक रिलीफ मिला है। अब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू जो सप्लाई है, इंट्रास्टेट सप्लाई, वो कर सकते हैं। वैसे तो ये चेंज प्रपोज हो गया था 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ही, बट उसको इफेक्ट में कब लाया गया है? 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्ट में लाया जाएगा, अभी नहीं लाया गया इफेक्ट में। सो ये हमारे लिए जो रिस्ट्रिक्शन थी कॉम्पोजिशन स्कीम पे, उसको यहाँ पे रिलीव किया गया, रिमूव किया गया, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री इतना ज़्यादा बूम कर रही है ना। सो ऑफकोर्स ये इनको वहाँ से अलग रखना इज़ नॉट गुड। तो उन्होंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन डीलर्स को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेकंड जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है सेक्शन नंबर 16 में, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि कवर करता है हमारा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। एक 180 डेज का एक बहुत फेमस रूल है। इस रूल के बारे में सबको पता है कि अगर आप अपने सप्लायर को, अगर आपने आईटीसी किसी इनवॉइस पे ले लिया और आप अपने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो जो आपका आईटीसी आपने अवेल किया है, वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। वैसे तो काफ़ी डिबेट्स हैं इस रूल को लेके, स्पेसिफिकली जो सेक्शन 16(2) के सेकंड प्रोविजन में 180 डेज वाला जो रूल है, उसको लेके काफ़ी सारा डिबेट है मार्केट में। बट इंस्टेड अभी इसमें क्या चेंज किया गया है, गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली कहा था, अब तक ये जो वर्ड्स यूज होते थे वो होते थे बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। बट इन वर्ड्स को सब्सटीट्यूट करके कौन से वर्ड्स लाए गए हैं? पेड बाय हिम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन अंडर सेक्शन नंबर 50। सेक्शन 50 हमारे इंटरेस्ट का सेक्शन है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगा, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने इस रूल का वायलेशन किया तो आपको वो पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जो भी सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली थोड़ा वर्ड प्ले है यहाँ पे, वर्डिंग्स को चेंज किया गया है, कुछ अलग पुरानी जो वर्डिंग्स है उसको सब्स्टिट्यूट करके नए वर्डिंग्स यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। तो ये हमारा सेक्शन 16 का जो चेंज अभी बजट 2020 में प्रपोज हुआ है। नाउ द थर्ड वन इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 हमारा बहुत चीज़ें कवर करता है, ब्लॉक क्रेडिट कवर करता है, रिवर्सल जो होता है रूल 42-43 का, उसको कवर करता है। तो सेक्शन 17(3) में क्या अमेंडमेंट हुआ है? जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन है वहाँ पे चेंज हुआ है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में जो पहले कवर था कि हाँ, जो पैराग्राफ 5 शेड्यूल 3 का कवर था उसको भी कवर कर दिया गया था, सेल ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग वाले सेक्शन को। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल अंडर रूल 42 एंड 43। वो क्या है? The value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause A of paragraph 8 of said schedule। said schedule मतलब शेड्यूल नंबर 3 के अंदर पैराग्राफ 8 में जो क्लॉज A है, जो कि हमारा बोलता है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स to any person before clearance for home consumption। अभी ये इसको भी कवर कर दिया गया है किसकी डेफिनेशन में? एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में। तो इसके आईटीसी को भी क्या कर दिया गया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसको भी कवर कर लिया गया है एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में। नाउ नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है सेक्शन नंबर 17(5) में, दैट इज द एडिशन इन द ब्लॉक क्रेडिट। मतलब सेक्शन 17(5) आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों का क्रेडिट को ब्लॉक करता है कि आप इनके क्रेडिट्स को नहीं ले सकते हैं। तो जो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट है उसमें एक और सेक्शन हमारा, एक और क्लॉज हमारा ऐड हो गया है, जो है क्लॉज 5FA। अब वो क्लॉज क्या बोलता है? वो क्लॉज बोलता है कि आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू द टैक्स बेस्ड ऑब्लिगेशंस अंडर सीएसआर एक्टिविटीज रेफर टू द कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता होगा कंपनीज एक्ट के अंदर जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उनको सीएसआर एक्टिविटीज़ करना मैंडेटरी होता है कि भैया आप इतना कमा रहे हो, आप सोसाइटी को क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे जो भी आप सीएसआर एक्सपेंडिचर करोगे उस एक्सपेंडिचर पे आप आईटीसी नहीं अवेल कर सकते हो। सो अब हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें क्या इंपैक्ट आएगा हमारी बुक्स में, अगर हम जो जीएसटी हम पे करेंगे वो हमारा एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। जो भी आप जीएसटी पे करेंगे ऑन द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड रिलेटिंग टू सीएसआर एक्टिविटीज विल बिकम अ कॉस्ट टू द कंपनी। वो आपके पीएनएल में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। क्या था ये? सीएसआर एक्टिविटीज का हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगला जो अमेंडमेंट आया है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 23, जो ये बोलता है कि कुछ पर्सन्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई ज़्यादा बिग अमेंडमेंट नहीं आया है। यहाँ पे हमारा क्या आया है
ये वर्ड्स एक्चुअली ये ना रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 1 जुलाई 2017 से। तो ये क्या बोलता था, पहले ना ये चीज क्लियर नहीं थी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन इन सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 22 और 24। ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं थे जो कि वर्ड सेक्शन 23 में इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो इनसे क्लैरिटी आ गई है कि इन पर्सन्स को These persons are exempt from registration under section number 23 और जो सेक्शन 23 है वो ओवरराइड करेगा किसको, सेक्शन 22 को और सेक्शन 24 को। जो अब तक क्लैरिटी नहीं थी और जो सेम भी प्रैक्टिस मार्केट में फॉलो हो रही थी, बट एक क्लैरिटी मिसिंग थी, तो गवर्नमेंट ने वो वर्ड्स जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड थे उनको यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है जो कि आया है 1 जुलाई 2017 से। नॉट अ बिग अमेंडमेंट, जस्ट अ चेंज इन द वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स ही चेंज हुए हैं, ऐसा कोई खास बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 6th, दैट इज द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। हमारा अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 37 में, 39 में, 44 में एंड 52 में, जिसको मैंने कंपाइल करके एक बहुत ही समरी फॉर्म में यहाँ पे कोट करा है। 37 बात करता है हमारे जीएसटीआर 1 के बारे में, सेक्शन 39 बात करता है जीएसटीआर 3B के बारे में, सेक्शन 44 बात करता है जीएसटीआर 9 के बारे में एंड सेक्शन 52 बात करता है जीएसटीआर 8 जो टीसीएस की रिटर्न होती है उसके बारे में। तो क्या चेंजेस आए हैं इन सारे सेक्शंस में, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 8, GSTR 9 cannot be filed beyond 3 years from the due date. However, the government may relax this if it deems fit. क्या चेंजेस हैं? अब हमारे पास ये चेंज आया है कि अब तक ऐसी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं थी एक्ट में, बट अब वो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कि ड्यू डेट के 3 साल के बाद आप कोई भी रिटर्न नहीं भर सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दे सकती है, जो भी उनका प्रोसीजर होगा उसके तहत वो कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दे सकती है कि आप ये भर सकते हैं। The next is penal consequences to the e-commerce operators. सेक्शन 122 जो कि हमारा बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बारे में, उनके लिए एक पेनल्टी क्लॉज को ऐड किया गया है। क्यों किया गया है? बिकॉज ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी एक बूम स्टेज में है, हर कोई डिजिटल हो रहा है, सब जगह ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आ रहे हैं। हर फैसिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, चाहे वो सर्विसेज हो, गुड्स हो, कुछ भी हो, वो इंडस्ट्री ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में आ रहे हैं। तो अब ऑफकोर्स उनके लिए अब तक उतने क्लियर लॉज नहीं थे, इतने क्लियर रूल्स नहीं थे, तो उनको एक और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है तो नॉन कंप्लाइंसेस भी बहुत हो रहे होंगे, तो उसके चलते गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पेनल्टी क्लॉज को इंसर्ट करा है, दैट इज क्लॉज 1B टू सेक्शन 122। अभी क्या बोलता है, अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इट बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए अलाउ कर देता है, या फिर कोई इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की किसी ऐसे सप्लायर को जिसको अलाउ ही नहीं है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई करे, या फिर अगर जो उसकी स्टेटमेंट है जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस की रिटर्न जाती है, अगर उसमें कोई डिटेल्स को रॉन्ग फर्निश करता है या फिर नहीं फर्निश करता है, तो वो लाइबल होगा टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। उसको 10,000 रुपीज की पेनल्टी के लिए वो लाइबल होगा और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड विच एवर इज हायर। जो भी हायर होगा 10,000 और इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड, वो उसको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सो आपने ये बजट में काफ़ी प्रपोजल्स भी गए थे, काफ़ी प्रपोजल्स गए थे कि डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए कुछ ऑफेंसेस को, कि बंदा आजकल क्या हो रहा था कि इतने ज़्यादा ऑफेंसेस, मतलब बहुत ही नॉन कंप्लाइंसेस को भी बहुत क्रिमिनलाइजेशन वे में किया गया है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि कोई बात नहीं, आपने नॉन कंप्लाइंस किया, पेनल्टी दो, बट उसको क्रिमिनलाइज मत मानो। पेनल्टी एक अलग चीज़ है और क्रिमिनलाइज करना उसको एक अलग चीज़ है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रही है कि लोगों के मन में डर ना रहे जीएसटी का। कुछ नहीं है, आप अपना बिजनेस करो और कंप्लाइंसेस करो, दैट्स इट। सो यहाँ पे जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड था प्रोसिक्यूशन के लिए, जो पहले 1 करोड़ था, उसको गवर्नमेंट ने 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस जो 1 करोड़ से 2 करोड़ की लिमिट है, ये फेक इनवॉइसिंग के लिए अभी भी नहीं है। इट एक्सक्लूड्स ऑफेंसेस रिलेटेड टू द इशुएंस ऑफ फेक इनवॉइसेस विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। जो अगर आप कोई फेक इनवॉइसेस में इन्वॉल्व होते हो तो आपके लिए स्टिल जो लिमिट है वो 1 CR की ही है। तो बेसिकली एक समराइज्ड फॉर्म में जो भी मेरे की चेंजेस थे बजट 2023 में जीएसटी में, वो मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपको ऐसे ही और वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स, बाय।